Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating you. अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटालिटिक मैकेनिज़म्स ऑफ एंजाइम्स। अब इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था एंजाइम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स क्या थे, उनकी रेगुलेशन कैसे हो रही थी, ये भी हमने पढ़ लिया। आज हम ये देखेंगे कि एंजाइम जो वर्क कर रहे थे, कैटालिसिस कर रहे थे, वो किस किस प्रोसीजर्स के ज़रिए कैटालिसिस कर रहे थे। वो जो कैटालिसिस हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो किस तरह से एंजाइम उसको हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ एंजाइम कैटालिसिस? एंजाइम अचीव द इनॉर्मस रेट एक्सेलरेशंस वाया द सेम कैटालिटिक मैकेनिज्म यूज्ड बाय केमिकल कैटलिस्ट। जैसे नॉर्मल केमिकल कैटलिस्ट काम करते हैं, ऐसे ही एंजाइम्स भी काम करते हैं। ठीक है, बस फ़र्क यह है कि ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये एंजाइम्स लाइक अदर कैटलिस्ट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या होना होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ने लो होना होता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। तो एंजाइम्स और कैटलिस्ट का क्या काम होता है, उस स्पेसिफिक सोर्स ऑफ एनर्जी को कम किया जाए ताकि वो जो केमिकल रिएक्शन है जिसने 1 घंटे में होना है वो कुछ मिनट्स में हो जाए। तो इनका बेसिक काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना। ये तो आप मुसलसल पढ़ते जा चुके हो अभी तक। अब जो बायोकेमिकल मैकेनिज़म्स हैं जो एंजाइम्स यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए ये हेल्प आउट करते हैं केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, वो ये फॉलोइंग है। द टाइप्स ऑफ कैटालिटिक मैकेनिज्म दैट एंजाइम एम्प्लॉय हैव बीन क्लासिफाइड एज एसिड बेस कैटालिसिस, कोवेलेंट कैटालिसिस, मेटल आयन कैटालिसिस, प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट्स, कैटालिसिस बाय अप्रॉक्सीमेशन। सबसे पहले हमने पढ़नी है एसिड बेस कैटालिसिस। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई होगी तो यू नो अबाउट इट कि नॉर्मल कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं। एंजाइम्स ने भी बिल्कुल वैसे ही काम करना है। यहाँ पर क्या होता है, जनरल एसिड कैटालिसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच प्रोटॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम एन एसिड लोअर्स द फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट। अब जो नॉर्मल एसिड बेस कैटालिसिस होती है ना, उसमें ये होता है कि एक एसिड अपना प्रोटॉन सबस्ट्रेट को दे देता है और उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जो एंजाइम है, एंजाइम एक्ट एज एन एसिड और वो अपना जो प्रोटॉन है वो दे देता है सबस्ट्रेट को, ताकि जो ट्रांजिशन स्टेट दरमियान में आ रही है, इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए। The ionizable functional group of amino acyl side chains and where present of prosthetic group contribute to catalysis by using an acid or base. The ability of enzyme to arrange several catalytic groups around their substrate makes कंसर्टेड एसिड बेस कैटालिसिस ऑफ कॉमन एंजाइमेटिक मैकेनिज्म। अब एंजाइम क्या करता है, एंजाइम की ये एबिलिटी होती है कि वो अरेंज करे डिफरेंट कैटालिटिक ग्रुप्स, उसके अपने मॉलिक्यूल के के अंदर ही कैटालिटिक ग्रुप्स होंगे डिफरेंट। ठीक है, जो कि हेल्प करेंगे, वो जो एक्ट करेंगे एज एन एसिड, और वो अपना प्रोटॉन जो है वो सबस्ट्रेट को दे देंगे और जो है वो केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे। मतलब कि एंजाइम इज़ गोइंग टू एक्ट एज एन एसिड इन एसिड बेस कैटालिसिस। अब इसकी एक कॉमन एग्जांपल जो है वो है आरएनएज ए, जो कि करता है एसिड बेस कैटालिसिस, जो एक एसिड बेस कैटालिस्ट है। The catalytic activity of these enzymes is sensitive to pH since the pH influences the state of protonation of side chain at the active site। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि ये जो एंजाइम होते हैं जो एसिड बेस कैटालिसिस करते हैं, वो किस किस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, वो मेजरली पीएच से अफेक्ट होते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग एंजाइम, तो उसमें हमने टेम्परेचर के साथ पीएच भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो एसिड बेस कैटालिसिस करने वाले एंजाइम्स होते हैं ना, वो अफेक्ट होते हैं पीएच से। क्यों? क्योंकि जब पीएच में डिफरेंस आएगा तो जिस तरह वो चीज़ आयोनाइज हो रही, जिस तरह प्रोटॉन्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंस आएगा, तो उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होगी। Bovine pancreatic RNase A provides an example of enzymatically mediated acid-base
कैटालिसिस दिस इज एन एंजाइम। RNase A एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि एसिड बेस कैटालिसिस करता है। दिस डाइजेस्टिव एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियाज में से ये सिक्रीट होता है, वेयर इट हाइड्रोलाइज द RNA टू इट्स कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड्स। और इस एंजाइम का क्या काम है कि वो RNA के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन कैसे करेगा, ये एंजाइम एक्ट करेगा एज एन एसिड और प्रोटॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र करेगा सबस्ट्रेट RNA के अंदर और उसको ब्रेक डाउन कर देगा। RNase A has two essential histidine residues, histidine 12 and histidine 119, that act in a concerted manner as general acid and base catalyst। तो ये जो अमाइनो RNase A का मॉलिक्यूल है उसके अंदर हिस्टिडीन के ये दो रेजिड्यूज होते हैं जो एक्ट करते हैं एज एन एसिड या एज अ बेस रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू के कौन सी वाली उसने प्रोटॉन लेने हैं या देने हैं। और इस तरह ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। जो दूसरी हमारे पास टाइप ऑफ कैटालिसिस है वो है हमारे पास कोवेलेंट कैटालिसिस। कोवेलेंट कैटालिसिस को से के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, कोई कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे होंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप कोवेलेंटली अटैच हो रहा होगा। तो द प्रोसेस ऑफ covalent catalysis involves the formation of a covalent bond between the enzyme and one or the more substrate। अब यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में कोवेलेंट इंटरैक्शंस होती हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट कैटालिसिस एक्सेलरेट्स रिएक्शन रेट्स थ्रू द ट्रांजिएंट फॉर्मेशन ऑफ अ कैटालिस्ट सबस्ट्रेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है कि जो हमारे पास एंजाइम है और सबस्ट्रेट है वो आपस में कोवेलेंटली अटैच हो जाते हैं। यूजुअली दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ऑन द कैटालिस्ट विच विद एन इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप ऑन द सबस्ट्रेट। अब ये कोवेलेंट कैटालिसिस होती कैसे है, ठीक है। जो एंजाइम है एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और वो अटैक करेगा सबस्ट्रेट को, जो कि सबस्ट्रेट एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। दो तरह की चीज़ होती है ना, एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। एक जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एंजाइम जो होगा वो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर और जो है हमारे पास उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोडक्ट। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐसे हो सकते हैं एंजाइम्स के ऊपर जो हेल्प करते हैं एंजाइम को कोवेलेंट कैटालिसिस करने में, वो हमारे पास हैं लाइसिन, हिस्टिडीन, सिस्टीन, हमारे पास एस्पार्टिक एसिड एंड सीरीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल उन्होंने बताए हुए एग्जांपल ऑफ एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट कैटालिसिस इंक्लूड द प्रोटियोलिटिक एंजाइम काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन इन विच द न्यूक्लियोफाइल इज द हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप ऑन द सीरीन। अब थर्ड टाइप ऑफ कैटालिसिस जो एंजाइम करते हैं वो है हमारे पास मेटल आयन कैटालिसिस। अगर आपको पता है कि 1/3 ऑफ ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड मेटल आयंस, बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको कोई कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम वो वाले कोफैक्टर की बात कर रहे हैं जो मेटालो एंजाइम्स के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जिनको एक एक्स्ट्रा कोफैक्टर रिक्वायर होगा और वो कोफैक्टर होगा कोई भी मेटल आयन, ठीक है। मोस्ट कॉमन मेटल आयन जो हैं वो नीचे आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। सारे के सारे ये मेटल आयन हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम्स को मोस्टली। आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन एन एंजाइम बाउंड मेटल एंड अ सबस्ट्रेट कैन हेल्प ओरिएंट द सबस्ट्रेट फॉर रिएक्शन और स्टेबलाइज। अब क्या होता है, वो जो स्पेसिफिक मेटल है जो एंजाइम के ऊपर अटैच हुआ है वो हेल्प करता है उस एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट करने में। वो इंटरेक्शन उसकी स्ट्रॉन्ग कर देता है जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। मेटल आयन पार्टिसिपेट इन द कैटालिटिक प्रोसेस इन 3 मेजर वेज। अब अगर आपसे मैं पूछा जाए कि मेटल आयंस किस तरह हेल्प आउट करते हैं एंजाइम की कैटालिसिस करने में, तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं जिसकी मदद से ये हेल्प कर रहे होते हैं। ये क्या क्या कर सकते हैं, बाय बाइंडिंग द टू सबस्ट्रेट्स टू ओरिएंट देम प्रॉपर्ली फॉर रिएक्शन। या तो ये ऐसे करेंगे कि सबस्ट्रेट, ये जो मेटल आयन है वो हेल्प करेंगे सबस्ट्रेट को कि वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ जाए ताकि डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है ना, उल्टा है, सीधा है, ऊंचा है,
तो वो उसको उस ओरिएंटेशन में ले आते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम इंटरेक्शन हो और वो सबस्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए सबस्ट्रेट, बाय मीडिएटिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन थ्रू रिवर्सिबल चेंजेस इन द मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। या तो दूसरी बात है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को इन्हेंस कर देंगे ताकि जो है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबलाइजिंग और शील्डिंग द नेगेटिव चार्जेस, या फिर वो हेल्प करेंगे उस पूरे के पूरे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, उसको शील्ड करेंगे, हेल्प करेंगे कि आसपास कोई और नेगेटिव चार्जेस ना आए, मतलब ये कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना काम प्रॉपर्ली कर सके। ये अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सबसे पहले जो था टाइप्स, हमने तीन हमने उसकी टाइप्स पढ़ ली कि मेटल आयंस के ज़रिए कैसे हो रही थी, कोवेलेंट इंटरैक्शंस के ज़रिए कैसे हो रही थी, और अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉक्सिमिटी और ओरिएंटेशन की वजह से भी जो है कैटालिसिस एंजाइम कैसे करते हैं। Enzyme substrate interaction align the reactive chemical groups and hold them close together in an optimal geometry which increases the rate of reaction। अब क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, इसने अब कन्वर्ट होना है एंजाइम टू प्रोडक्ट में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। अब क्या होगा, एंजाइम ऐसे भी कर सकते हैं कि एंजाइम इन सबस्ट्रेट को अटैच करके अपने साथ इस तरह की ओरिएंटेशन में, इस तरह की ज्योमेट्री में आ जाएं कि मैक्सिमम इंटरेक्शन हो और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाए। एंजाइम्स का बेसिक काम तो यही है ना कि किसी भी तरह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दिया जाए, जो काम 1 घंटे में हो रहा है वो काम कुछ सेकंड्स में कर दिया जाए, तो वो उसकी शेप और उसकी जो होती है किस तरह की ऑप्टिमल ज्योमेट्री, जो भी उसकी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस करके उसका रेट ऑफ रिएक्शन ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। दिस रिड्यूसेस द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड थस मेक एडिशन और ट्रांसफर रिएक्शन लेस अनफेवरेबल सिंस अ रिडक्शन इन द ओवरऑल एंट्रोपी व्हेन 2 रिएक्टेंट्स बिकेम अ सिंगल प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, इस तरह की ओरिएंटेशन चेंज करने की वजह से क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट की जो एंट्रोपी होगी, जो डिसिपेट हो रही होगी हीट, वो कम से कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर और हेल्प हो जाएगी एंजाइम को। इसके अलावा कैसे हो सकती है कैटालिसिस बाय अप्रॉक्सीमेशन। मैनी रिएक्शंस इंक्लूड 2 डिस्टिंक्ट सबस्ट्रेट। बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर 2 सबस्ट्रेट रिक्वायर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हमने 2 सबस्ट्रेट होते हैं, उनमें कोई फॉस्फेट का ग्रुप फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में लगाना होता है। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है वो ये बताया हुआ है। ऐसे केसेस में जहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट सबस्ट्रेट हों, 2 डिफरेंट सबस्ट्रेट हों, तो क्या होता है, इन सच केसेस द रिएक्शन रेट में बी कंसिडरेबली इनहेंस। तो वहाँ पे रिएक्शन रेट कैसे इनहेंस हो सकता है, बाय ब्रिंगिंग द 2 सबस्ट्रेट टुगेदर। एंजाइम वो दोनों सबस्ट्रेट को एक दूसरे के करीब ले आता है, एंजाइम इस तरह उनको अटैच करता है दोनों को कि एक दूसरे के वो करीब हो जाएं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाए। इसकी एक एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है, NMP काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर 2 सबस्ट्रेट लगते हैं। वो क्या करता है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ अ फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम 1 न्यूक्लियोटाइड टू अनदर। NMP काइनेज हेल्प करता है जो है फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में 1 एंजाइम से अदर में। यहाँ पर देखो ये उन्होंने बताया हुआ है, इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। NMP काइनेज इज़ एन एंजाइम जो ये वाला फॉस्फोराइल ग्रुप को इस वाले में शिफ्ट करने के लिए, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायर है कि ये वाला फॉस्फोराइल ग्रुप इसके साथ अटैच होना है। अब वो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम जो है इन दोनों सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर लेगा और ऐसे अटैच करेगा कि ये दोनों सबस्ट्रेट एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं। जब ये बहुत करीब आ जाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ से इधर को शिफ्ट होना ईजी हो जाएगा, जितना ये करीब होंगे उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा।